नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर बीजेपी को अभी भी नई टीम का इंतजार है और इसी पर मंथन के लिए भोपाल में बैठक रखी गई, जहां बैठक में शामिल होने के लिए सिंधिया पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पहुंचे, या कहें कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। सवाल ये कि बैठक के लिए पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? कहीं शक्ति प्रदर्शन बहाना तो नहीं, और क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ निशाना है? क्या जो उपचुनाव में हार गए हैं, जो इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे कांग्रेस की सरकार के रहते हुए, क्या वो निगम मंडल के ही अब सहारे हैं? और इसी को लेकर ये पूरी उठापटक या गहमा गहमी हमने दिन भर देखी है। बहरहाल तमाम लोग जुड़ेंगे हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है सिंधिया जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है सिंधिया जी का, स्वागत है। ये तस्वीर उसी शक्ति प्रदर्शन की है ये तस्वीर उसी 40 गाड़ियों वाली सियासत की है। तस्वीरों से साफ है कि मंत्री, पूर्व मंत्री और बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचकर सिंधिया अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। उचित समय में उचित निर्णय केंद्र नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी देंगे। ये अधिकार उनका है, इस पर ना आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हम लोग जनसेवक हैं और जनसेवक के रास्ते पर हम लोग डटे रहेंगे और पूरा हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में एक विकासशील, प्रगतिशील सरकार हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जनता की सरकार। अब सवाल है कि इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी है? तो दरअसल शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार, कार्यकारिणी और निगम मंडल में नियुक्ति के साथ वीडी शर्मा की नई टीम को लेकर चर्चा जोरों पर है। उपचुनाव के 1 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। जो 3 कुर्सियां मंत्रियों की हार के बाद खाली हुई हैं, वो भरी जानी है। साथ ही कई मंत्रालयों के बदले जाने की भी चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश के उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, काम करने के लिए, कार्य योजना और कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर बैठते हैं और उसी ही क्रम में आज बैठे हैं। सीएम के साथ सिंधिया की बैठक करीब 3 घंटे तक चली है। शायद ये बैठक से पहले शक्ति प्रदर्शन का ही असर है कि निगम मंडल में इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। अब इंतजार नई टीम का हो रहा है। टीम न्यूज़ 10। संगठन के लिहाज से देखें तो नई टीम भी बनना है, और अगर सरकार के लिहाज से देखें तो कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। तो सवाल दरअसल इसी को लेकर है कि आने वाले वक्त को लेकर ये पूरी क्या सुगबुगाहट रही। बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रवक्ता हमारे साथ हों। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। रजनीश अग्रवाल जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कि मुलाकात तो इससे पहले भी होती रही है सीएम के साथ, और अगर सीएम ना भी हो, अगर पार्टी का कोई सीनियर नेता भी हो, तो हमने देखी अमूमन इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन 40 गाड़ियों का काफिला लेकर अगर जब कोई निकले तो फिर तो इसे शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, या कुछ और अगर कहा जाए तो फिर आप समझाएं प्लीज। नहीं, लेकिन देखिए, शक्ति प्रदर्शन कहने का तो कोई कारण नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किसके लिए और क्यों? और सिंधिया जी आते हैं तो पहले भी उनके कई निर्णय लोग पहुंचते हैं, स्वागत करने पहुंचते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शक्ति प्रदर्शन का कोई कारण है। और रही बात मुलाकात की, तो मिलना भारतीय जनता पार्टी में सहज स्वाभाविक होता है। यहाँ विधायक भी हो या मंत्री भी हो या सांसद भी हो, तो स्वाभाविक तौर पर मिलते हैं और कई बार कई विषयों पर लंबी बातचीत भी होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है।
आप पहले भी कई बार कई प्रकार की खबरें कई लोगों दूसरे लोगों के साथ में बैठे हुए मामलों को लेकर भी दिखाए हैं। तो कोई नई बात नहीं है। आज कोई बदले लोग बैठे हैं, कल दूसरे लोग बैठे थे, परसों दूसरे लोग बैठेंगे। तो सबसे संवाद बातचीत यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा पद्धति है। अब आप अगर इसे मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन, निगम मंडलों के मनोनयन इससे जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज आप जोड़ लेंगे, लेकिन कल परसों 2-3 दिन 4 दिन बाद ये आप स्वमेव खारिज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो है वो संगठन के सहज संवाद सरकार से जुड़े हुए विषयों के मामले में बातचीत है, मात्र इतना ही है। इसका संबंध मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों की नियुक्ति और प्रदेश कार्यकारिणी से नहीं है। धुआं वहीं उठता है जहां पर कहीं ना कहीं आग लगी हो या कोई चिंगारी दबी हो। एक अच्छा, इसके अलावा हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये स्वागत की ये वही लोग हैं जो कि सिंधिया के साथ ही जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो यहाँ पर वही कोई ऐसा कोई पुराना चेहरा या एस्टैब्लिश कोई ऐसा फेस नजर आया नहीं इस स्वागत के दौरान भी। मकसूद जी, आपकी गलती नहीं है या मीडिया की कोई गलती नहीं है। मैं मीडिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, चूंकि नजरिया यही रहा है देखने का, और तीनों बातें अपेक्षित भी हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की कोई हलचल होती है तो उससे उसको जोड़ने का काम किया जाता है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री इसके पहले जितनी बार बैठे हैं तीनों बड़े नेता संगठन और सरकार के, तो उनको भी इसी से जोड़ दिया गया है। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन बाद भी वो सच्चाई तो नहीं निकली। तो मुझे लगता है कई बातें ऐसी होती हैं संगठन के भीतर की, सरकार के भीतर की, जो सहज संवाद की प्रक्रिया में चलती हैं। लेकिन जब बड़े नेता बैठेंगे भाई कुछ तो होगा। अगर ये एक नॉर्मल एक कटसी मीटिंग होती तो शायद इतनी ज्यादा गाड़ियों का काफिला ना जाता। वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम का तो पता ही है आपको, 90 रुपए के पार जा पहुंचा है पेट्रोल डीजल के हाल भी कोई ज्यादा ठीक है नहीं। तो कम से कम एक तरफ अगर सरकार ये मैसेज दे रही है कि खर्च में कटौती हो, तो कम से कम 40 गाड़ियों की बजाय अगर 4 गाड़ियां जाती तो शायद सवाल भी नहीं उठते। बहुत अलग अलग है मकसूद जी। नहीं मकसूद जी, बिल्कुल दो बातें अलग अलग हैं। 4 और 40 गाड़ी का कोई महत्व तो नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। और कोई इसे शक्ति प्रदर्शन समझता है तो वो उसकी अपनी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन बाद में वो गलतफहमी में बदल जाएगी। दूसरी बात यह है, सहज संवाद नहीं है। ये मैंने कहा आपसे कि संगठन और सरकार के कई सारे मसलों पर बातचीत होती है। कटसी मीटिंग मैंने नहीं कहा, कटसी मीटिंग नहीं कहा, लेकिन ऐसा संवाद भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक शैली में है, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में है, कई नेताओं के बीच में होता रहता है। नरेंद्र सिंह जी आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री रजनी जी लंबे बैठते हैं। मुझे जयंत वर्मा जी के पास भी जाना है, लेकिन अगर आप सिंधिया जी चूंकि कांग्रेस से भाजपा में अभी आए हैं, इसलिए परसेप्शन वैसा बना है। नहीं, लेकिन जो कि आप बीजेपी की संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, या वो जो शैली रही है मीटिंग्स और बाकी चीज़ों की, तो हमने कभी नहीं देखा कि भाई बीजेपी में भी बड़े बड़े लीडर हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी एक वक्त में, आज तो खैर वो राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, वो भी कभी एक वक्त में मिलने जब जाया करते थे, या इसके अलावा और दूसरे नेता भी मिलने जाया करते थे, चाहे आप बीजेपी सरकार में रही हो या विपक्ष में रही हो। तो हमने कभी देखा नहीं ना 40 गाड़ियों का काफिला। तो इसीलिए तो फिर ये सवाल हो रहा है कि भाई ये शक्ति प्रदर्शन है या नहीं है। नहीं, मैंने कहा देखिए 4 गाड़ी हो या 40 गाड़ी हो, इसका शक्ति प्रदर्शन या इसका कोई प्रभाव या इसका कोई अलग प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में देखने का नजरिया बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सहज तरीके से देखती है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं मानती। ना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी 40 गाड़ियों के काफिले को शक्ति प्रदर्शन मानने का कभी काम किया है। तो वो कोई सोच भी रहा हो कि ये शक्ति प्रदर्शन है, तो मुझे लगता है कि उसको गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। स्वमेव कई बार उनके स्वागत सत्कार में इस प्रकार का होता है, होता आया है, इसलिए आप दूसरे नजरिए से देखें तो आपकी मर्जी। हाँ ठीक है। जयंत वर्मा जी, अब आप इन तस्वीरों पर जरा बताएं प्लीज, हो क्या रहा है या फिर होना क्या है आगे आने वाले कल में? जो होना है उसी को लेकर आज जो तस्वीरें सामने आई है, क्या हम इसे प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखें, और क्या जो अब तक कांग्रेस में चलता आया है खेमेबाजी या फिर एक अपने लोगों
कि अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने से लेकर मंत्री पद दिलवाना या बाकी और निगम मंडल में जगह दिलवाना, क्या ये उसी कड़ी में अब थोड़ा सा मामला शिफ्ट हो गया और बीजेपी में अब हम ये देखेंगे और देख रहे हैं? देखिए मकसूद भाई, अभी रजनीश जी ने जो कहा वो एक आदर्श स्थिति जब होती है राजनीति में और कोई पार्टी बहुमत में है और उसमें जिस प्रकार से कार्यशैली होती है उसके बारे में उन्होंने कहा, तो वो बात ठीक है। परंतु यहाँ आदर्श स्थिति नहीं है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भाषणों में भी पहले ये बोल चुके हैं कि मैंने मध्य प्रदेश के सत्ता की चाबी शिवराज सिंह को सौंपी है। हाँ, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि यदि यहाँ पे शिवराज सिंह की सरकार है तो ये केवल उन्हीं की बदौलत है। और ये बात उनके जितने सहयोगी हैं वो लोग भी ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यदि ये सरकार चल रही है तो इसमें उनका ही जो बलिदान है, मतलब अब इसे बलिदान ही कहेंगे क्योंकि उनने इस्तीफे दे दिए थे और उसके बाद जो लोग हार गए तो अब वो तो घाटे में ही चले गए। तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में लोग भाजपा में गए हैं, भाजपा में पूरी तरह से एसिमुलेट, क्योंकि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और कार्डर बेस्ड पार्टी में ऐसा है कि जो बाहर से आता है वो पूरी तरह से उसमें आत्मसात नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो उनमें एक फीलिंग होती है कि भाई हम अलग हैं, तो उनको अपना एक गुट पूरा का पूरा बना के रखना पड़ता है और उसी प्रकार से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए और अपनी जो भी मांग है उसको रखना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अब यह है कि उनके कोटे के जो मंत्री थे जो हार गए 3 मंत्री, अब वो उनने इस्तीफा तो दे दिया है, उनको तो चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है और सरकार उन्हीं के इस्तीफों के से बनी है तो उनको निगम मंडल में तो रखना है। परंतु वो जो मंत्रिमंडल में 3 सीट खाली हुई हैं, वो 3 सीट खाली हुई हैं वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे की हैं, तो उसमें वो ही उसका रिप्लेसमेंट वो देंगे और बाकी के जो 2-3 सीटें हैं उसमें फिर मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो चाहे जिसको तो ऐसे में तो फिर और चाहे जिसको रख लें। उसमें यह है कि अब उनको क्षेत्रीय संतुलन, अगर जैसा आप बता रहे हैं क्षेत्रीय संतुलन बना के रखना है, फिर उसमें सब लोगों को एडजस्ट करना है। हाँ, मेरा सवाल आगे उसी पर आ रहा था कि आप फिर वो बैलेंस कैसे बना पाएंगे, क्योंकि बीच में जो विंध्य के नेता हैं उनके अपने सवाल हो रहे थे, जो बीजेपी के ही सीनियर भी हो चुके हैं, पहले सरकारों में मंत्री रहे हैं लेकिन इस बार गुंजाइश ही नहीं बन पाई कि उनको जगह मिल पाए। यही हाल महाकौशल का भी रहा है। तो वो क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा, एक तो ये, और जैसा आप बता रहे हैं जो 3 मंत्री हारे हैं उनकी जगह पर अगर कोई पुराना कांग्रेसी ही जो इस बार जीत कर आया उसे अगर दी जाए तो फिर भाई बाकी के जो लोग हैं जो सालों से बीजेपी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए मकसूद भाई, असल में ये सारी जो स्थितियां हैं जो हम लोग सोचते हैं वो एक आदर्श स्थिति है राजनीति में। जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो पूर्ण बहुमत में शुरू से आई हुई है जी, तो उसमें मंत्रिमंडल का गठन वो आदर्श स्थिति के अनुसार कर सकते हैं, सबको बैलेंस कर सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय संतुलन बना सकते हैं, उसमें जातिगत संतुलन बना सकते हैं। परंतु यहाँ तो आदर्श स्थिति नहीं है। यहाँ पे तो यही है कि यदि ये सरकार है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही चलते हैं और उनका फाइनल जो से रहेगा वो उनका ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए वो क्षेत्रीय संतुलन का और पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अभी मंत्रिमंडल में नहीं आ सके उनको भी मतलब एडजस्ट नहीं करने का ये कीमत चुकानी पड़ेगी अभी शिवराज सिंह जी को। लेकिन मौजूदा स्थिति में हम देखें जो है ये सरकार तो पूरी तरह से ये जनता भी जानती है। और एक और सवाल जयंत वर्मा जी आपसे, क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में दबाव बनाने को लेकर कुछ कर सकते हैं, जिसे हम प्रेशर पॉलिटिक्स अमूमन कहते हैं? क्या वो इस कंडीशन में हैं, चूंकि वो भोपाल से नहीं डायरेक्ट दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं?
वाया दिल्ली वो भोपाल आए हैं, लिहाजा उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, स्थानीय नेताओं को भी, स्थानीय संगठन को भी, क्योंकि अब आंकड़े तो बदल चुके हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं उपचुनावों के बाद। देखिए, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में सबसे बड़ी जो कमजोरी कहना चाहिए वो ये है कि वो लोकसभा से नहीं गए, और जिनने उनको हराया था भारतीय जनता पार्टी का उनका ही शिष्य जैसा था, और वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और वो राज्यसभा से गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी नहीं आए हैं। मतलब अभी उनकी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश सरकार में एक हाशिए की जैसी स्थिति है। तो इसमें उनको अपनी पावर को असर्ट करना और अपनी ताकत को दिखाना, ये एक स्वाभाविक मुझे लगता है कि ये उनका रिएक्शन है, और उनकी जो भी कार्यशैली है वो स्वाभाविक है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये बात सब कोई जानते हैं कि ये सरकार, मतलब दरअसल वो आदत अपनी बदल नहीं पाए हैं। तो कांग्रेस में जिस तरह से रहने की उनकी आदत थी और जो उन्होंने कांग्रेस में किया है, अभी तक उसी वो आदत के लिहाज से ही आगे बढ़ रहे हैं, भले उन्होंने पार्टी बदल ली हो, आदतें नहीं बदल पाए हैं। तो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गुप्ता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे आज जो तस्वीरें आई हैं उसी पर हम बात करने के लिए आपको जोड़ा है कि भोपाल में जो आज तस्वीरें दिखी हैं, आपके लिए तो कुछ नया नहीं होगा है। 40 गाड़ियों का काफिला लेकर अगर कोई सीएम हाउस में जाए, शायद इसे शक्ति प्रदर्शन भी नहीं कहते होंगे। नहीं, पहले तो वो हमारे जब पार्टी में थे तब भी जो है कभी सीएम के यहाँ जाते थे तो अकेले ही मिलने जाते थे, ऐसे काफिला लेके कभी भी नहीं गए। ये काफिला लेके जाने की परंपरा अभी पहली बार उन्होंने ये दिखाई है। इससे लगता है कि वो दबाव बनाना चाहते हैं, और दबाव निर्मित करके शायद अपनी कुछ मांगे उनकी होंगी या अधूरे सौदे के कुछ टर्म्स अधूरे रह गए होंगे, पूरा कराना चाहते होंगे। अभी जो है जो उनके कार्यकर्ताओं में ये सोच है कि महाराज तो राज्यसभा में पहुंच गए हैं, उनका तो सेटल हो गया है, लेकिन कार्यकर्ता अभी जो है असमंजस में है, उन्हें कुछ मिला नहीं है। कुछ लोग हार भी गए हैं, उन्हें भी एडजस्ट होना है। कुछ लोग जीत गए हैं, उन्हें वापस शपथ दिलवानी है। तो समस्याएं कई हैं, और उसको लेके ही ये सब दबाव बनाया जा रहा होगा। तो गुप्ता जी जरा बताइए कि सरकार या संगठन में जब तक कोई बड़ा नेता आपका वरदहस्त नहीं होगा, किसी बड़े नेता का आशीर्वाद आपको नहीं होगा, तब तक क्या आपकी सुनवाई नहीं होगी क्या सरकार और संगठन में? जरूरी है कि आप किसी का साथ लेकर चलें, किसी का दामन पकड़कर चलें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जो दो लोगों का शीर्ष में बैठे हैं वो तो 2 लोगों की पार्टी है, उनका आशीर्वाद तो जरूरी है। बिना उसके तो एडजस्टमेंट मुश्किल है। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लेकर मामला चल रहा है ना, वो कुछ लोग तो हार भी गए, तो इसलिए सवाल आपसे है ना, क्योंकि वो तो 18 साल का उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन है वो तो आप ही की पार्टी के साथ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो उनका जीवन रहा वो उससे रेप्लिका उधर है। यहाँ हमें तनाव देते थे, वहां पर भाजपा में तनाव पैदा कर रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, क्या वाकई में तनाव दे दिया क्या आकर? ये बैलेंस बनाने में ज्यादा मुश्किल हो रही है अब आपको? पलड़ा एक तरफ ज्यादा झुक तो नहीं रहा है तराजू का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता देने का काम सिंधिया जी ने किया है, और उसमें कोई संकोच नहीं कहने में कि सिंधिया जी और उनके साथ में आए तमाम विधायक गण, अन्य विधायक गणों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसमें कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर जिन बातों को, जिन लोगों को जो आशंका है वो उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी वैसी हो गई ऐसा नहीं है, कालांतर में भी देखा होगा, आने वाले समय में भी देख लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति पद्धति के हिसाब से चलती है। यहाँ किसी का विशेष प्रभाव या कम प्रभाव या दबाव या कम दबाव, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और राज्यसभा सांसद है सिंधिया जी। यहाँ कोई गुट नहीं है और ना ही कोई गुट का प्रभाव रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतृत्व के हिसाब से ही
यहाँ बाकी प्रकार के निर्णय सामूहिक विमर्श के आधार पर होने वाले हैं। जब चुनाव हो रहे थे तब भी कई प्रकार की आशंकाएं कई लोगों ने अभी खड़ी की थी। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक विश्लेषकों को ये सोच ही नहीं पाते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या इस व्यवस्था को सिंक्रोनाइज करके ऊपर जो निर्णय लिया है और बूथ लेवल का कार्यकर्ता क्या इस प्रकार से काम करेगा क्या। हम 40-40, 50-50 हजार के अंतर से जीते। जो सीटें 5-10 हजार से हार जीती होती थी, चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा। तो ये सोच का सवाल है, पद्धति का सवाल है। आपको जो सोचना है उससे भाजपा वैसी नहीं बन जाएगी। भाजपा के तो निर्णय देखिए, भाजपा की प्रणाली देखिए, भाजपा की लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की निकलती हैं, आने वाले फैसले हैं वो बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर निर्णय लिए। ठीक है, नजर और नजरिए का फर्क हो सकता है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सूची कैसे करना, तस्वीरें जब सामने आती है तो फिर सवाल कुछ तो होंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि उसकी अगर आपने नजरिया सेट कर रखा है कि हमें तो ऐसे ही देखना है तो आप विश्लेषण वैसा ही करेंगे। मैंने कहा कि 4 लोग या 40 लोग 40 गाड़ियां हो, उसका कोई प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन हो गया और उसके कारण कोई सौदा समझौता होने वाला ऐसा कतई नहीं है। वो भाजपा में है, भाजपा के नेता हैं और मजबूत नेता हैं सिंधिया जी। तो यानी कि अगर उनका है और वो टीम स्पिरिट के साथ उनका पुराना कोई साथी अगर आने वाले वक्त में उनका कोई पुराना साथी अगर आगे आने वाले वक्त में निगम मंडल में अगर कहीं एडजस्ट हो जाए, क्योंकि अब मंत्री तो बन नहीं पाएगा, वो चुनाव हार गया है, तो फिर इसको वो भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से ही वहां पर एडजस्ट होगा, ना कि सिंधिया समर्थक की हैसियत से। जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके जनाधार, उसकी योग्यता, उसका अनुभव, उसके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण, तमाम प्रकार से जो एक राजनीतिक तौर पर निर्णय लेने चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उसी आधार पर लेंगे। और ये मुख्यमंत्री जी का उनका विशेषाधिकार भी, इसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। अब ऐसा नहीं होगा, क्षेत्र का संतुलन नहीं बनेगा। अभी एक बात आई थी मंत्रिमंडल को लेकर भी आई थी और ऐसा नहीं कर पाएंगे, अब तो सत्ता की चाबी सिंधिया जी ने सौंप दी है। क्षमा करिएगा, मैं बहुत विनम्रता से जयंत वर्मा जी से कहूंगा कि आप अपनी जो आप विश्लेषण है, आप जरूर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो जरूर इसके बारे में एक बार फिर से विचार करिएगा क्या वो आपका सही सोचना था या सही आकलन था। नहीं, लेकिन ये तो बयान है ना, आकलन नहीं। रजनीश जी, ये तो बयान है ना, चाहे अजय बिश्नोई की तरफ से बयान आया हो क्षेत्रीय संतुलन को लेकर, विंध्य की अनदेखी को लेकर, आप ही के सीनियर विधायक हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, इस बार वो भी कैबिनेट में छूट गए। कब आया? उन्होंने विंध्य को लेकर कहा था जब बिसाऊ लाल सिंह ने लेकिन आप ही के नेताओं का बयान था ना वो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा उनका वीडियो सामने आया। बीती बात हो गई भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत बीती बात हो गई, महीनों गुजर गए, चुनाव भी हो गए उसके बाद नहीं, कई बार उसके बाद में चुनाव भी हो गए जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप रजनीश जी को भी लगातार सुन रहे हैं, ये लगातार जो इस तरह की बयानबाजी होती है वो क्या सिर्फ महज बयानबाजी होती है या फिर बीती बात की तरह कहकर उसे भुला दिया जाए, उसका कोई प्रभाव या कोई इम्पैक्ट पड़ने का आने वाले कल में कोई अंदेशा या उम्मीद नहीं होती है? पहले तो अभी रजनीश जी ने कहा कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी के आने से ही हमारी सरकार बन पाई, नहीं तो सरकार नहीं बनती। तो ये जो दहेज लाई हुई दुल्हनों की उन्होंने जो कृतज्ञता ज्ञापन किया है, उसी तुष्टिकरण का तो ये संघर्ष चल रहा है और उनने ये कृतज्ञता ज्ञापन किया, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो ये मान रहे हैं कि दुल्हने जो है दहेज लेकर आई थी और भारी दहेज लेकर आई थी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आज उनकी जो अपनी परेशानी है वो ये है कि उन्हें भी एडजस्टमेंट चाहिए। ये जो बातें चल रही हैं कि इसको वहाँ कारपोरेशन में बिठा देंगे, उसको यहाँ बिठा देंगे, उसको वहाँ बिठा देंगे, अखबारों में रोज खबरें छप रही हैं। तो ये खबरें तो बीजेपी छपवा रही है, कांग्रेस तो मूक दर्शक है, कांग्रेस को तो इससे कोई लेने देना नहीं है। लेकिन जब ये खबरें छप रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है अब धुआं उठ रहा है, तो आग तो जली रही है ना, और उस आग का उस पर तो चर्चा होगी, बयानबाजी होगी और उसकी सफाई ये कितनी भी दे लें, लेकिन जो धुआं तो उठ रहा है, तो धुआं देख रहे हैं लोग, तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है, तो इसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी।
आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के घर में लाम जाम लेके जो है भीड़ भड़क्का लेके लोग गए हो तो आप बता दें। और बीजेपी इन्हें ये बताना चाहिए, ये बहुत संस्कार की बातें करते हैं कि क्या ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति, क्या ये भाजपा के संस्कार का हिस्सा है? ये लोग तो बड़ी संस्कार की बातें करते हैं, तो ये बता दें अगर है तो ये नई परंपरा शुरू हो रही है ट्रेनिंग के बाद, ये भी बता दें। बता दीजिए रजनीश जी, मेरे पास सिर्फ ज्यादा वक्त है नहीं, 10-20 सेकंड है, वाइंड अप कर रहा हूं फिर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कोई सफाई नहीं दी इस 10-15 मिनट की चर्चा में। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने कहा कि आने वाले निर्णय इसको सिद्ध कर देंगे कि आप लोगों का आकलन गलत था, आप लोगों की सोच नजरिया जिस प्रकार का था, चाहे कांग्रेस का हो या राजनीतिक। तो आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा, लेकिन अब मेरे हाथ में ज्यादा समय है नहीं। ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है। बहुत माफी के साथ बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी, आज के लिए प्लीज माफ करें, आगे फिर आपसे बात करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे और बात ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की होगी।